नमस्ते स्टूडेंट्स, मैं संकेत कश्यप। आज आप और मैं हम दोनों मिलकर करेंगे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के कुछ एडिशनल क्वेश्चंस को जिनकी डिमांड आपने की थी, तो उन क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएंगे। ओके तो स्टूडेंट, एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1.29 करते हैं, जो कि एडिशनल क्वेश्चन है। स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, इसको मैं रीड कर देता हूँ। A hollow charged conductor has a tiny hole cut into its surface. Show that the electric field in the hole is sigma upon 2 epsilon naught cap n, where cap n is the unit vector in the outward normal direction and sigma is the surface charge density near the hole. क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक कंडक्टर लिया है। आप इसको एक हॉलो कंडक्टर अज्यूम कर सकते हैं। वैसे एक ग्लास है, ये देखिए हॉलो ग्लास है। अब ये बिल्कुल चारों तरफ से, अगर हम इसे माने कि चारों तरफ से ये पैक्ड है, इस तरह से करके इसका सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा बिल्कुल ऐसे ही है, और इसमें एक छोटा सा हम होल कर देते हैं। इस तरह के छोटा सा होल कर दें हम, इतने पोर्शन को हम होल मान लेते हैं, ठीक है। तो पूछ रहे हैं कि इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा इस होल में। तो होगा क्या कि हम ये मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो तरीके से है। एक तो वो जो कि इस सरफेस के अंदर के जो चार्ज हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहे हैं, और एक ये जो किनारी है, जो आउटर सरफेस है, इस पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब ऐसा भी हो सकता है हमारा कंडक्टर रेगुलर शेप में हो या ना भी हो। तो मैंने सामने बोर्ड पर इरेगुलर शेप बना रखी है एक कंडक्टर की। अब मैं इसको समझा देता हूँ ये डायग्राम कैसे है। ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये इसमें टिनी होल है, जहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दी गई है आपको। और ये क्वेश्चन में कितनी बोली गई है, इसी के यहाँ पर बोली गई है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस जगह दी गई से मेरा मतलब है शो दैट करना आपको ये, ठीक है। अब जो इनर सरफेस है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने बोल रखा है E1, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी विदाउट होल इनसाइड। E2 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ होल, यानी कि ये जो किनारी है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गई। अंदर किसी भी, अगर ये इस पूरा का पूरा सरफेस कवर्ड होता, एक पूरा हॉलो कंडक्टर होता, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 और अंदर वाले सरफेस की E2 इनसाइड क्या हो जाएंगी, इक्वल एंड अपोजिट। यानी कि E1 इस पॉइंट पर किसी भी जगह, यहाँ पर कहीं भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अंदर वाले सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से और इस होल की सरफेस चार्ज डेंसिटी या E1 E2 की वजह से, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, वो E0 हो जाएगा। EI का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इक्वल्स टू 0। बाहर की तरफ अगर आप मान लो कोई पॉइंट लेते हैं, ये सरफेस, ये जो होल है इसके पास कोई पॉइंट लेते हैं, तो वहाँ पर दो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होंगी। एक तो इस सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और एक अंदर वाला। तो यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज रख दें तो ये वाला जो चार्ज है ये भी इसे रिपेल करेगा, और अंदर वाले जो चार्जेस हैं वो भी इसे बाहर की तरफ रिपेल करेंगे। इस तरीके से जो आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो सेम डायरेक्शन में होने की वजह से E1 प्लस E2 हो जाएगी। तो फिर अंदर वाली क्या होगी उसे भी लिख लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी E2 माइनस E1, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द रिमेन चार्ज ऑन द सरफेस। E1 माइनस E2 भी हो सकता है और E2 माइनस E1 भी। ये तो होगी अंदर की तरफ, लेकिन अंदर की तरफ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो 0 इक्वस टू कितना आ जाएगा, E2 माइनस E1, या फिर E1 इक्वस टू E2 आ जाएगा। यानी कि इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी की वजह से, यानी कि ये जो होल है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और रिमेन सरफेस जो है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वस टू इक्वल एंड अपोजिट होंगे इनसाइड द कंडक्टर। आउटसाइड द कंडक्टर क्या होगा, आउटसाइड द कंडक्टर Q पर, देखो मैंने इनसाइड के लिए P लिखा है, आउटसाइड के लिए यहाँ पर Q लिख दिया है, करेक्ट कर दिया है मैंने। तो आउटसाइड हो जाएगी इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनर चार्ज, ये दोनों आउटसाइड होंगी इस पॉइंट पर। तो E1 प्लस E2, आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो तब भी 2E2 आएगा आपका आंसर, और चाहो तो यहाँ पर E1 पर की जगह E2 पुट कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये जो E1 है आउटसाइड
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर E1 इक्वस टू E2 पुट कर दिया, 2E2 इक्वस टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये मैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे हो जाएगा ये बता देता हूँ। किसी पॉइंट पर होल सरफेस चार्ज सरफेस की वजह से जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी यहाँ पर हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो कि आप गॉस लॉ के एप्लीकेशन में पढ़ चुके हैं। और E2 ट्वाइस E2 हो जाएगा, ट्वाइस E2 को यहाँ पे 2 डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस होल विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 को ही हमने क्या बोला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ होल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.33 हम करते हैं, इसे मैं रीड कर देता हूँ। An electrical technician requires a capacitance of 2 microfarad in a circuit across a potential difference of 1 kilovolt. A large number of 1 microfarad capacitors are available to him, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 voltage. Suggest a possible arrangement that requires the minimum number of capacitors. ओके तो मैंने डायग्राम सामने बना दिया है। टेक्नीशियन की प्रॉब्लम ये है कि उसे 1000 वोल्ट का पोटेंशियल लगाना है कैपेसिटर पर, जो कि 2 माइक्रोफैरड का हो। अब उसके पास 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर है नहीं, उसके पास जो कैपेसिटर है वो सारे के सारे 1 माइक्रोफैरड के हैं। इसके साथ एक दिक्कत और है कि एक कैपेसिटर, ये 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर, एक कैपेसिटर केवल 400 वोल्ट से ज़्यादा वो अपने को वेयर नहीं कर सकता है। 400 वोल्ट उसकी मैक्सिमम रेंज है 1 माइक्रोफैरड की। तो क्वेश्चन ये उठता है, इतना तो समझ में आ गया कि 1000 वोल्ट को हम 1 माइक्रोफैरड पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसकी लिमिट कितनी है 400 वोल्ट। तो हमें ये चेक करना होगा कि सीरीज़ में फिर कितने कैपेसिटर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सीरीज़ में ही वोल्टेज जो अलग अलग होती है। तो हमने क्या करा कि सीरीज़ में मैक्सिमम कैपेसिटर कितने लग सकते हैं, इसके लिए हमने n इक्वस टू 1000 अपॉन 400 वोल्ट कर दिया, 1000 वोल्ट अपॉन 400 वोल्ट। तो हमें ये पता चल जाएगा कि सीरीज़ में लगभग 2.5 कैपेसिटर यानी कि 3 कैपेसिटर लग सकते हैं। अब 3 कैपेसिटर आराम से 1000 वोल्ट को बेयर कर सकते हैं। मतलब की बात ये हो गई कि 400 वोल्ट से कम वोल्ट को ये आराम से झेल सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत और सामने आ जाती है, प्रॉब्लम ये सामने आ जाती है कि जब आप कैपेसिटर को सीरीज़ में लगाओगे 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड 1 माइक्रोफैरड को, तो कैपेसिटेंस तो डिक्रीज़ हो जाएगा। और चाहिए कितना हमें चाहिए यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर। तो हमें ये चेक करना होगा कि इनका टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाता है। तो ये भी देख लेते हैं हैंड टू हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि इस सर्किट की एक रो में जब 3 कैपेसिटर आप लगाएंगे तो एक रो पर जो नेट कैपेसिटेंस का आएगा, यानी सीरीज़ में कैपेसिटेंस जो आएगा वो 1/3 माइक्रोफैरड होगा। अगर हम 1/3 माइक्रोफैरड की ऐसी रो बढ़ाते चले जाएं और तब तक बढ़ाएं जब तक कि 2 माइक्रोफैरड नहीं आ जाता है, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यानी कि अब हमारा अगला टास्क ये रह गया है, सीरीज़ में कितने रजिस्टर लगने हैं ये तो पता चल गया कि 3 लगने हैं, लेकिन पैरेलल में कितने लगने हैं, 3 के जो ग्रुप्स हैं। तो वो हमें अब हमारा अगला टास्क है। अब ये मान लेते हैं कि ये 3 कैपेसिटर की हमारे पास में m रोज़ बनेंगी। अब मैं पैरेलल में क्यों लगा रहा हूँ, उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि आपको जब 1000 वोल्ट अप्लाई करेंगे तो ये सीरीज़ पर जितने कैपेसिटर हैं 3 जो लगेंगे यहाँ पर, उन सब पर जो वोल्टेज है वो टोटल वोल्टेज 1000 वोल्ट ही अप्लाई होगी पैरेलल में। और सीरीज़ में वो ये जो वोल्टेज है 1000 वोल्ट ये डिवाइड हो जाएगी 3 कैपेसिटर में। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि 3 कैपेसिटर की m रोज़ यहाँ पर बनेंगी। तो हमारे पास में ये CE कितना हो जाएगा, हमारे पास में CE इक्वल टू हो जाएगा m क्रॉस CS। तो सॉल्व होके आपका आंसर क्या आ जाता है, ये इक्वलेंट EMF इक्वल टू m रोज़ मल्टीप्लाई विथ 1 रो का कैपेसिटेंस। 1 रो का कैपेसिटेंस कितना है CS, तो m इक्वल टू कितना हो जाएगा CE अपॉन CS। CE कितना आपका 2 माइक्रोफैरड, CS कितना निकाला आपने 1/3। तो वैल्यू अपने रख दी 2/1/3। तो ये रेसिप्रोकल होकर 2 क्रॉस 3 यानी कि m इक्वल टू 6 रोज़ आ जाएंगी। तो आपको क्या करना है, ये CS यानी 1/3 माइक्रोफैरड की, यानी कि 3 माइक्रोफैरड एक लाइन में एक सीरीज़ में 1 2 3, इसकी ऐसी 6 रोज़ आपको बनानी है। रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3, रो नंबर 4, रो नंबर 5, रो नंबर 6। इस तरीके से आपका पूरा अरेंजमेंट हो जाएगा। जो टेक्नीशियन की प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगी कि उसको जो उसका टोटल कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड का ही मिल जाएगा, 1000 वोल्ट भी अप्लाई हो जाएगी और हर कैपेसिटर के पास जो वोल्टेज आएगी 400 वोल्ट से कम ही आएगी। मैक्सिमम वोल्टेज 400 है, उससे कम वो ले सकता है। तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.28 करते हैं।
show that the force on each plate of a parallel plate capacitor has a magnitude equal to 1/2 QE, where capital Q is the charge on the capacitor and capital E is the magnitude of electric field between the plates. Full stop. Explain the origin of the factor 1/2. इसे हम करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक कैपेसिटर की दोनों प्लेट पर लगने वाला फोर्स पूछा गया है। तो हम कैपेसिटर की जो टोटल एनर्जी है, एनर्जी डेंसिटी, उसके फॉर्मूले से इसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि एनर्जी डेंसिटी ऑफ अ कैपेसिटर होती है U/AD = 1/2 ε0E²। यू यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है कैपेसिटर की ड्यूरिंग इट्स चार्जिंग, जो भी पोटेंशियल एनर्जी इकट्ठी होती है, और जो AD है, A फॉर एरिया ऑफ द प्लेट्स है, D फॉर डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स है, और 1/2 ε0E² ये एनर्जी डेंसिटी ऑफ कैपेसिटर की इक्वल है। अब यहीं से हम आगे से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी है इसकी। आप देख रहे होंगे कि ये जो U/AD = 1/2 ε0E² है, इसमें U = हो जाएगा वर्क डन विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्जेस, और वर्क डन इक्वल होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है? दोनों प्लेट्स के बीच में। डिस्टेंस कितनी है लगने वाली फोर्स की? वो स्मॉल d है, प्लेट के बीच की डिस्टेंस। तो आपने क्या करा, U की जगह F/d रख दिया, यानी कि यहाँ से U = W = F/d। आपने यहाँ पर F/d पुट कर दिया, A/d अपनी जगह एज इट इज़ था। D से D कटने के बाद में आंसर आ जाएगा यहाँ पर F = A का क्रॉस मल्टीप्लाई लगा दिया 1/2 A ε0, और जो E² है इसे E × E में ब्रेक कर दिया, तो आंसर आ जाएगा 1/2 ε0 E × E। अब आप जानते हैं कि किसी भी कैपेसिटर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज इक्वल टू σ/ε0 होती है। सिग्मा यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, जो कि चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द प्लेट्स होता है। तो ये आ जाएगा सिग्मा की जगह यहाँ पर Q/A ε0। Q अगर यहाँ से निकालें तो आंसर आ जाएगा A × ε0 × E। इस वैल्यू को उठाकर ये जो वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करना है, यानी कि A ε0 × E जो आपको दिख रहा है, इसकी जगह हम Q पुट कर देंगे, तो F = 1/2 QE आ जाएगा। अब इसका सेकंड पार्ट की पूछ रहे हैं, इसमें 1/2 का क्या यहाँ पर लॉजिक है, तो इसे आप सुन लें। क्वेश्चन नंबर 2.28 का सेकंड पार्ट का आंसर यहाँ लिख दिया है मैंने। आउटसाइड द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैपिटल E, जो भी आप दे रहे हैं, कैपिटल E हो, वो 10 N/कूलम हो, जो भी कुछ आप दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट इनसाइड द कंडक्टर E = 0 हम ये जानते हैं, तो एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? E/2 हो जाएगी, यानी कि ये 1/2 जो निकल के आता है ये एवरेज वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि प्लेट्स के बीच लगने वाले फोर्स को डिसाइड्स करता है। अब बात ये है, कुल मिलाकर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझा दूँ, ये जो 1/2 है, अगर आप इसे रिकैप में जाएँ तो आपको ये कहाँ से मिलता है? आपने देखा था कि ये 1/2 आपको मिलता है जब आप कैपेसिटर को चार्ज कर रहे होते हैं, उसमें वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन जब आप निकालते हैं तो इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप बताते हैं कि चार्ज जो है 0 से अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचता है। इस बीच में जैसे जैसे चार्ज प्लेट्स पे इकट्ठा होता चला जाता है, वैसे वैसे उनके बीच में फोर्स लगना शुरू हो जाता है। वो फोर्स प्लेट्स के बीच में लगता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। ये वहाँ से निकल के आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम जब ये जो इक्वेशन अगर हम करें एनर्जी वाली, तो यहाँ से क्या समझ में आता है? इस इक्वेशन समझ में ये आता है आपको कि ये जो 1/2 का जो सीक्रेट है वो दरअसल वर्क डन में छुपा हुआ है। और वर्क डन का सीक्रेट क्या है? वर्क डन का सीक्रेट ये है कि आप जो चार्ज देते हो प्लेट्स पर, वो किसी एक्सटर्नल सोर्स E से देते हो। ये जो बैटरी आप लगाते हो E, इलेक्ट्रिक फील्ड E से देते हो। इसलिए ये अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है, चाहे तो आप स्फेरिकल कैपेसिटर पे इकट्ठा करो, पैरेलल पे करो, सिलेंड्रिकल पे करो, वो आपका इशू है। लेकिन सीधी सी बात ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E किसी भी कंडक्टर के लिए आउटसाइड ही अवेलेबल होगा, इनसाइड किसी कंडक्टर के लिए 0 हो जाएगा। तो फिर इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे बनता है? इनसाइड जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो बनता है प्लेट्स के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर, जो कि डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज वैल्यू पर। तो इस तरीके से इसका इन दोनों का आपस में कनेक्शन है। यहाँ पर मैं कम से कम शब्दों का प्रयोग किया है। अब अधिक आप समझने के लिए कैपेसिटर की एक बार आप डेरिवेशन देखें कि हाउ डज इट चार्ज। ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैपेसिटर की, आप इसकी डेरिवेशन देखें तो आपको बात बहुत अच्छी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 2.33 करते हैं। क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज टू बी डिजाइंड विद अ वोल्टेज रेटिंग 1 किलोवोल्ट using a material of dielectric constant 3 and dielectric strength about 10⁻⁷ volt meter inverse, where in the bracket dielectric strength is the maximum electric field a material can tolerate without breakdown, without starting to conduct
electricity through partial ionization. For safety, we should like the field never to exceed say 10% of the dielectric strength. What minimum area of the plate is required to have a capacitance of 50 picofarad? अब इस क्वेश्चन में जो इम्पोर्टेंट लाइन है, एक तो वो शुरू की 3 लाइन्स हैं, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की जो रेटिंग है 1 किलो वोल्ट की है, उसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 लिया गया है और जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁷ वोल्ट मीटर इनवर्स है। और जो लास्ट की 3 लाइन है, व्हाट मिनिमम एरिया ऑफ द प्लेट इज़ रिक्वायर्ड टू हैव अ कैपेसिटेंस ऑफ 50 पिकोफैरड। ये जो बीच की लाइन आपको दिखाई दे रही है ब्रैकेट के अंदर, और फॉर सेफ्टी वी शुड लाइक, ये इन्फॉर्मेशन है कैपेसिटर के लिए जो कि एग्ज़ाम में अलग तरीके से ही पूछी जा सकती है। ये इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये कैपेसिटर की, कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या चीज़ है और एक कैपेसिटर की सेफ्टी के लिए हम क्या प्रोसेस या क्या हम कदम उठाते हैं, क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं, तो ये यहाँ पर बताई गई है। अब जो चीज़ हमें दे रखी है उनसे अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन में दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड दैट शुड नॉट बी 10%, तो 10% ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं। 10% ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे रखा है आपको, 10⁻⁷ वोल्ट मीटर इनवर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 10% ऑफ 10⁻⁷ वोल्ट का 10⁻⁶ वोल्ट मीटर इनवर्स। यहाँ पर V = यानी वोल्टेज दे रखी है कैपेसिटर के लिए 1000 वोल्ट और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K3 दे रखा है। जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर का नेट वो 50 पिकोफैरड यानी 15 × 10⁻⁻12 फैरड एरिया हमसे पूछा गया है। तो V और E की हेल्प से D निकाल लेते हैं और C = K C0 की हेल्प से A निकाल लेते हैं। काम शुरू करते हैं। तो आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्म लगाया, E = V/D, D = V/E हो जाएगा। V की वैल्यू 1000 वोल्ट और E की वैल्यू 10⁻⁶ वोल्ट है, तो ये सब आपका सॉल्व होकर 10⁻⁻3 मीटर आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। इसके बाद में आप यहाँ पर C = K C0 का फॉर्मूला लगाइए। C = K और C0 की जगह क्या आ जाएगा, A∁0/D, तो यहाँ से A = आ जाएगा C × D अपॉन में K × ε0। इन सब की वैल्यू पुट करके आप आंसर फाइंड कर लेंगे। सारी वैल्यूज़ पुट कर दीजिए। C की वैल्यू 50 पिकोफैरड, D की वैल्यू 10⁻⁻3, पिको की जगह 10⁻12 लिख देंगे और K की जगह 3 और ε0 की जगह 8.85 × 10⁻12। सारी वैल्यू सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 19 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर एप्रॉक्स। तो इस तरीके से आप इसके एरिया ऑफ द प्लेट्स निकाल लेंगे। तो इसको ये मैंने चैप्टर 1 और 2 के वो एडिशनल क्वेश्चन किए जिनकी कि आपने मुझसे डिमांड की थी, और आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस का प्रोसेस, कंटेंट, मेथड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि मैं नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास भेज सकूं, और शेयर भी करें जिससे कि अदर स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम पोटेंशियोमीटर उसको करेंगे और उसके क्वेश्चंस को भी करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।